जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों, यदि आप बिहार सरकार में सरकारी कर्मचारी या पदाधिकारी के पद पर नियुक्त है, या आप सोच रहे हैं कि आपको बिहार में ही जॉब लेना है, तो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाला वीडियो है। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि आप बिहार सेवा में आते हो या बिहार सेवा कर रहे, बिहार में अपना सेवा दे रहे हो, यानी बिहार में जॉब कर रहे हो, तो बिहार सेवा संहिता में अवकाश का नियम क्या है और क्या अवकाश का नियम दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह है या कुछ अलग है, आइए जानते हैं इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे आप नियम 152 देख रहे होंगे। देखिए, यहाँ साफ साफ कहना होता है कि छुट्टी का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता, यानी कोई अधिकार के मतलब छुट्टी हमारा अधिकार है, इस पूर्वक जो है आप दावा नहीं कर सकते। ये पूरी तरह जो है आपके सक्षम प्राधिकार के विवेक पर निर्भर करता है, यानी आपके जो ऑफिसर है उस पर डिपेंड करता है कि आपको छुट्टी देनी है या नहीं देनी है। इसको आप अधिकार नहीं समझिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ चलते हैं। बिहार जो टॉपिक है आप देख पा रहे होंगे, बिहार सेवा संहिता 1 दिसंबर 1952 से ये लागू है। बिहार सेवा संहिता के तहत राज्य सरकार की सेवा में नियुक्त सरकारी सेवकों को अनुमान्य अवकाश, ठीक है। उसका दोस्तों हम लोग यहाँ पे आकस्मिक अवकाश, जिसको कि सीएल कहा जाता है, कैजुअल लीव कहा जाता है, इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, वित्त विभाग के ज्ञापांक संख्या 6926 दिनांक देख पा रहे होंगे 8/7/1973 के अनुसार एक कैलेंडर वर्ष में कुल 16 दिनों के आकस्मिक अवकाश का प्रावधान किया गया, यानी एक ईयर में, यानी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो है आप 16 सीएल यानी कैजुअल लीव आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आगे देखते हैं दोस्तों, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बोला गया है कि एक मुश्त यानी एक साथ जो है आप 8 दिनों की ही आकस्मिक अवकाश स्वीकृत की जाएगी, यानी 8 दिन से लगातार आप ज़्यादा नहीं ले पाओगे। मगर इसमें क्या होता है ना, सीएल में क्या होता है कि संडे काउंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हो कि सरकारी छुट्टी एवं रविवार के साथ मिलाकर अधिकतम जो है 12 दिनों की छुट्टी का उपयोग किया जा सकता है, यानी सरकारी छुट्टी भी और उसमें रविवार भी इंक्लूड हो रहा है। और उसके साथ जो है आप लगातार 12 दिनों से अधिक होने पर, 12 दिन से जैसे ही आप ऊपर जब छुट्टी होता है तो आप उपार्जित अवकाश यानी अर्न लीव ईएल के रूप में गणना की जाएगी। ईएल क्या है इसके बारे में मैं आगे बताने जा रहा हूँ इसी पीपीटी के माध्यम से। उसके बाद दोस्तों यहाँ आकस्मिक अवकाश का उपयोग ना होने पर ये जो है लैप्स हो जाता है, यानी आप 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक यदि एक भी अगर आपने सीएल यानी कैजुअल लीव नहीं लिया है तो अगले साल वो ऐड नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा, यानी लैप्स कर जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। अब देखिए आप स्पेशल लीव, ठीक है। स्पेशल लीव के बारे में यहाँ चर्चा की गई, क्या होता है स्पेशल लीव। वित्त विभाग बिहार सरकार पटना के पत्रांक 1977 दिनांक 4/4/1992 द्वारा नियमित महिला कर्मचारियों के प्रत्येक माह में 2 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश का प्रावधान किया गया। नहीं, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, महीने में 2 दिन का अवकाश वो ले सकती है, जिसको कि स्पेशल लीव कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रतिबंधित या ऐच्छिक अवकाश यानी रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे जो है, एक कैलेंडर में कुल 3 दिनों के लिए प्रतिबंधित अवकाश का प्रावधान किया गया, यानी एक साल में जो है टोटल 3 दिन। और ये कौन कौन सा जो है ऐच्छिक या आकस्मिक अवकाश होता है, जैसे आपका रक्षाबंधन हो गया, और जैसे विश्वकर्मा पूजा हो गया, और भी बहुत कई तरह तरह के जो क्षेत्रीय पूजा होती है इसमें कि छुट्टी नहीं दिया जाता है बिहार सरकार की तरफ से, उसका एक कैलेंडर जारी किया जाता है, तो उसमें आप साल में प्रतिबंधित अवकाश के रूप में उसे उपभोग कर सकते हैं। उसका दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि एक कैलेंडर वर्ष में सरकार द्वारा घोषित प्रतिबंधित अवकाश की सूची में से इच्छा अनुसार किन्हीं 3 अवकाश का ही उपभोग किया जा सकता है। उसके बाद देखो तो ये भी आकस्मिक अवकाश का उपयोग ना होने पर ये जो है लैप्स हो जाएगा, यानी कि ये अगले साल आपका ऐड नहीं होगा, ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं उपार्जित अवकाश, जो नियम 288, 230 और 248, इसको जो कि ईएल कहा जाता है। देखिए नियम 228 क्या है कि देखिए विश्रामाकाशी विभाग
होने के कारण शिक्षक के मामले में चूंकि लगभग 60 दिनों की अवकाश तथा ग्रीष्म अवकाश, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा इत्यादि का सामूहिक अवकाश होता है, शेष 305 दिनों के जो 305 दिन बचते हैं दिनों के 22वें विभाग के बराबर उपार्जित अवकाश तय होगा। ठीक है। उसका दोस्तों नियम जो है 230 क्या कह रहा है कि अर्जित छुट्टी अंशतः या समुचित दी जा सकती है। ठीक है। उसका नियम जो है 248 का क्या कहता है कि छुट्टी शुरू होने से पूर्ववर्ती 10 महीनों में औसत मासिक वेतन के बराबर वेतन देय होगा। ओके। उसके बाद देखो आधे वेतन पर छुट्टी। देखिए बहुत को होता है कि जल्दी छुट्टी उनको चाहिए ही चाहिए, तो आधे वेतन की छुट्टी नियम 232 के तहत ले सकते हैं। इसमें देखिए निजी काम के लिए या स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यदि देते हैं तो आपको आधा वेतन, यानी आपका सैलरी अगर 50,000 है तो आपको 25,000 पर मंथ मिल जाएगा। उसके बाद सरकारी सेवक को प्रति वर्ष 20 दिनों, मतलब हर एक ईयर जो है आपको 20 दिनों का आधे वेतन पर छुट्टी के दिए जाने का प्रावधान, यानी आपका यदि आपका ईएल यानी जो भी उपार्जित छुट्टी है वो खत्म हो जाती है तो आप साल में 20 दिन जो है आप आधे वेतन की छुट्टी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी गणना जो है इस प्रकार किया जाता है। कैसे किया जाता है आइए देखते हैं। यदि किसी सरकारी सेवक का कुल सेवा अवधि 15 वर्ष की हुई है तो आधे वेतन की छुट्टी में कुल यानी 15 गुना 20 बराबर 300 दिन होंगे। ठीक है। यानी ये ऐड होते चला जाएगा। ठीक है। आधे वेतन की छुट्टी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक जो है आपका सक्षम प्राधिकारी यानी जो आपके ऑफिसर है को ये विश्वास नहीं हो जाता कि छुट्टी के पश्चात जो सरकारी सेवक अपने कर्तव्य पर लौट आए। मृत्यु की स्थिति पर यह नियम शिथिल किया जाएगा। यानी आप लगता है कि अगर आप दोबारा ऑफिस आ सकते हो तब इस ऐसे बेस पे आपको ये छुट्टी दी गई। यदि लगेगा कि आप अगर मृत हो जाएंगे तो आपको ये छुट्टी नहीं दिया जाएगा। उसका तो रूपांतरित अवकाश यानी नियम 234। अब रूपांतरित अवकाश क्या होता है दोस्तों, ये जल्दी से देख लेते हैं। तो सरकारी सेवक अपनी पसंद से आधे वेतन पर बाकी छुट्टी को पूरे वेतन पर की छुट्टी रूपांतरित करवा सकता है। यह केवल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ही मिलेगी, परंतु सेवा काल में 180 दिनों से अधिक नहीं होगा। यानी जितने भी आप सेवा काल कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप जो है 6 मंथ तक ये वाली छुट्टी जो रूपांतरित अवकाश आप ले सकते हैं, और रूपांतरित छुट्टी के साथ उपार्जित अवकाश भी दी जा सकेगी। उसका दोस्तों यहाँ पे क्या किया है, रूपांतरित अवकाश तब तक नहीं दी जाएगी जब तक सक्षम प्राधिकार को यह विश्वास नहीं हो जाता कि वो छुट्टी के पश्चात सरकारी सेवक अपने कर्तव्य पर लौट आएगा। मृत्यु की में यह नियम जो है शिथिल किया जाएगा, यानी इसका मान्य नहीं किया जाएगा। जब आपकी उसके बाद देखिए दोस्तों प्रसव अवकाश जो मैटरनिटी लीव होता है उसमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है। 2 से अधिक यानी 2 ही बच्चे तक ये जो है ये आपको वैलिड है। जीवित संतान वाली महिला सरकारी सेवकों को कुल 180 दिनों की जो है प्रसव छुट्टी का अनुमान यानी 6 मंथ तक। ऐसी छुट्टी का संबंध सरकारी सेवक या छुट्टी वेतन वही होगा जो वो छुट्टी पर जाने के पहले कर्तव्य रहते हुए पाता था। उसका दोस्तों यानी जितनी आपकी सैलरी होगी वो जो आप जाओगे छुट्टी पे तो उतना ही आपको सैलरी मिलेगा। प्रसव अवकाश के साथ कोई भी दूसरी तरह की छुट्टी दी जा सकती है, लेकिन प्रसव छुट्टी के क्रम में मांगी गई किसी तरह की छुट्टी तभी दी जा सकेगी जब निवेदन स्वास्थ्य प्रमाण पत्र द्वारा समर्पित हो। यानी जब तक आप मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगाओगे तब तक जो है आपको ये नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि प्रसव छुट्टी लेके आप विकलित नहीं की जाएगी। उसके बाद इस नियम के अधीन प्रसव छुट्टी जो है गर्भस्राव गर्भपात के मामले में निम्न शर्तों पर अधीन रहते हुए जो है दी जा सकेगी। छुट्टी की अवधि 6 सप्ताह से अधिक ना हो, और ये सब दोनों कंडीशन आता है तो क्या होगा। और छुट्टी के आवेदन में निबंधित चिकित्सक के प्रमाण पत्र द्वारा समर्पित हो, किंतु जो आपका संदेह हो जाएगा आपको ऑफिसर में कि जो आपके असैनिक सदस्य चिकित्सक या किसी भी जो चिकित्सा पदाधिकारी का प्रमाण पत्र मांगा जा सकेगा, या मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लगेगा ही लगेगा। उसके बाद देखिए जो है पैटर्निटी लीव, आप तो मैटरनिटी लीव तो देख लीजिए। जो पुरुषों के जो है पैटर्निटी लीव जो है वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। 2 से इन 2 बच्चों तक ही मान होता है। 2 संतानों वाले पुरुष सरकारी सेवक
को एक बार जो है 15 दिन का प्रसव छुट्टी अनुमान है। जो आपका संतान जो जन्म जो संभावित जन्म के 15 दिन पूर्व एवं 6 माह के यानी मतलब आप जो है अगर किसी बच्चे का बर्थ यानी मतलब बर्थ अगर 12 तारीख को हो रहा है तो उससे आप 15 दिन पहले आप छुट्टी ले सकते हो, या इसके 6 महीने बाद आप ये ले सकते हो। 6 महीने से जैसे ही आप आगे जाओगे तो ये छुट्टी आपका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा शिशु देखभाल अवकाश, जो कि मेरे ख्याल से महिलाओं के लिए ही होगा। उसका बाद वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या इतना, दिनांक जो है 1915 बिहार सरकार द्वारा जो है द्वितीय संशोधन यहाँ किया गया है। इस नियम के तहत जो अवयस्क संतान वाली महिला सरकारी सेवकों को उनकी समस्त सेवा अवधि के दौरान केवल 2 संतानों तक उनकी परीक्षा जो है बीमारी की दशा में पालन पोषण या देखभाल के लिए 2 वर्ष यानी 630 दिनों की शिशु देखभाल अवकाश का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शिशु देखभाल अवकाश का अधिकार जो पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में मंजूर करने वाले पदाधिकारी को पूर्वानुमति एवं उचित मंजूरी यानी स्वीकृति के बिना जो कर्मचारी छुट्टी पर प्रस्थान नहीं कर सकेगा। उसका दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका शिशु देखभाल अवकाश 15 दिनों के क्रम में मंजूर नहीं होगा। उसके बाद अवकाश के दौरान पड़ने वाले राजपत्रित अवकाश शनिवार रविवार की भी गणना की जाएगी। यानी इसमें आपका शनिवार रविवार जो भी छुट्टी होते हैं वो सभी भी ऐड होगा। शिशु देखभाल अवकाश परिवीक्षा अवधि के दौरान जो है मंजूर नहीं किया जाएगा। उसका यानी प्रोबेशन पीरियड में ये मान नहीं है। शिशु देखभाल अवकाश एक कैलेंडर में 3 बार से अधिक मंजूर नहीं किया जा सके, मतलब आप जो है एक साल में 3 बार ही इसको ले सकते हैं। और जो है ऐसी छुट्टी में संबद्ध सरकारी सेवक की छुट्टी वेतन वही होगा जो छुट्टी पर जाने से पहले कर्तव्यस्थ रहते हुए पाता था। और नेक्स्ट देखते हैं शिशु देखभाल अवकाश अवधि में मूल वेतन महंगाई भत्ता एवं मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा। यानी ना तो आपका जो है मूल उसका दोस्तों परिवहन भत्ता या नियत भत्ता का भुगतान नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो यूएल यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव यानी लीव विदाउट सैलरी भी कहते हैं। यानी बहुत कोई होता है कि जो आगे की तैयारी या कोई और पर्पज से जो है छुट्टी मांगते हैं तो उनको यूएल लग जाता है, ठीक है। विशेष परिस्थिति में जब कोई अन्य अवकाश आवेदक के जिम्मे शेष नहीं हो, ऐसी छुट्टी लेके विकलित नहीं की जा सकती है। तो ऐसी छुट्टी कोई छुट्टी वेतन अनुमान नहीं होगी, ठीक है। आपके पास कोई छुट्टी ही नहीं बचा तो आप क्या कीजिएगा, आप तो जो है बिना सैलरी का जो है आप बिना सैलरी के जो है आपको छुट्टी दे दिया जाएगा। बस यही सब है। देखिए यहाँ पर और भी उस तरह के कंडीशन है, तो हम लोग जो है इसको देख लेते हैं। जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है वो आप देख लीजिएगा। एक्स्ट्रा जो लीव है जो आपका बिहार सेवा संहिता जो नियम जो है यहाँ पर नियम 76 लगातार 5 वर्षों से अधिक कर्तव्य में अनुपस्थित रहने पर सेवा समाप्त हो जाएगी, भले ही वो पूर्व स्वीकृत अवकाश पर हो। वेतन वृद्धि यानी पिछले 12 माह में लगातार 6 माह की उसकी सेवा पूर्ण होने पर अनुमान होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टडी लीव, बहुत नाम सुने होंगे, स्टूडेंट ने स्टडी लीव ले लिया तो इसमें क्या दे होता है ये देखते हैं कि 5 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 5 वर्ष होने पर अनुमान परंतु सेवानिवृत्त के 3 वर्ष पूर्व देय होगी। यानी आपका 5 वर्ष पूर्व जाना चाहिए, यानी आप रिटायरमेंट के 3 वर्ष पूर्व। न्यूनतम जो है 12 महीने तक और अधिकतम 24 महीने तक देय है, जिसके विशेष परिस्थिति में 29 माह तक बढ़ाया जा सकता है। यानी 29 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। अवैतनिक या सवैतनिक सक्षम प्रदान पर देखिए इसमें जो है आपका स्टडी लीव, यदि आपके पास छुट्टी है तो आपको वेतन मिलेगा। अगर आपके पदाधिकारी नहीं चाहेंगे तो आपको वेतन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि छुट्टी स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार यानी बिहार कार्यपालिका नियमावली 21 के अधीन चतुर्थ यानी आकस्मिक एवं प्रतिबंधित ठीक ऊपर के स्तर का ऐसा पदाधिकारी जिससे अधीन संबंधित सरकारी सेवक कार्यरत हो। आकस्मिक और एवं अन्य भिन्न अवकाश जिस पदाधिकारी के अधीन संबंधित कार्यरत हो तो उनकी नियुक्ति संबंधित विभागाध्यक्ष करेंगे। ओके,
तो आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पे देखा, मैं धीरे-धीरे स्लाइड कर देता हूँ, यदि आपको कहीं कन्फ्यूजन होगा तो आप वीडियो पॉज़ करके देख सकते हो। तो इसमें जो है बिहार के सरकारी सेवक को क्या-क्या छुट्टी मिलती है, क्या-क्या प्रावधान है, इसके बारे में विशेष जानकारी इस पीपीटी के माध्यम से दिया जा रहा है। यदि आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आए तो दोस्तों ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं धीरे-धीरे स्लाइड करके जो है जल्दी से इसे सबको आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको कभी आगे ज़रूरत पड़े इस पीपीटी की, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके जो दोस्तों आप अपने पास सेव करके रख सको। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।